हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 2 भूगोल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों यह वीडियो यूपी बोर्ड के साथ साथ अन्य सभी बोर्डों के स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। और जो हमारे भाई बहन कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों इस नोट्स को तैयार करने में बहुत दिन लगा था। देख सकते हैं कितना अच्छा नोट्स बन के तैयार है। तो इसका अध्ययन यदि आप कर ले गए पूरी तरह से देख करके, तो यकीन मानिए कि सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 6, पाठ का नाम है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण क्या है? यानी मैन्युफैक्चरिंग, मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट लिखा गया है। और उसके बाद विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे कृषि का आधुनिकीकरण। विनिर्माण उद्योग से आधुनिक मशीनरी का उत्पादन होता है, जिससे कृषि के देख सकते हैं कृषि का आधुनिकीकरण। विनिर्माण उद्योग से आधुनिक मशीनरी का उत्पादन होता है, जिससे कृषि के कामों में सुधार होता है और किसानों को बेहतर उपकरण मिलते हैं। अब आगे क्या है? नौकरियों की उपलब्धता। नौकरियों की उपलब्धता क्या है? विनिर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे प्राथमिक और द्वितीयक खंडों में नौकरियों की संख्या में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था का विकास। विनिर्माण से बेरोजगारी कम होती है और गरीबी का स्तर घटता है, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास होता है। अब आगे क्या है? निर्यात का प्रोत्साहन। विनिर्माण उद्योग से निर्मित उत्पादों का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देता है। जिससे अन्य देशों के साथ व्यापार में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय विकास क्या है? विनिर्माण के उद्योगों के विकास से देश में संपन्नता और उत्थान का माहौल बनता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है? यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी। पिछले 2 दशकों का योगदान। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है। नेक्स्ट, 10% भाग खनिज, खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। अन्य देशों के संदर्भ में क्या है? भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 30% है। पिछले 1 दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। भविष्य की दिशा क्या है? बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र देख सकते हैं, वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। अब विदेशी विनिमय क्या है? विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज, इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट, महत्व क्या है इसका?
महत्व। विदेशी विनिमय एक देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, यह देश की मुद्रा की मान्यता और विश्वास को बढ़ाता है। जैसे कोई भारत की मुद्रा विदेशों में बॉर्डर पे जो है जमा होकर के फिर वहाँ की मिल जाती है, तो जैसे वहाँ वाली मुद्रा यहाँ जमा करके यहाँ वाली मिल जाती है, तो इस तरह से आदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद विनिमय से एक देश की विशेषता, प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के साथ जोड़ता है। अब विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी, फॉरेन माने विदेशी, करेंसी माने मुद्रा, परिभाषा इसकी क्या है? विदेशी मुद्रा एक विशेष माध्यम है जिसका उपयोग सरकार या व्यक्ति द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं की खरीदारी या बिक्री के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। नेक्स्ट, बिक्री के लिए किया जाता है। महत्व क्या है इसका? विदेशी मुद्रा एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विदेशी व्यापार को सुगम बनाती है और विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाती है। उद्योग क्या है? इंडस्ट्री। अब उद्योग वह व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें काम शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री, मशीनरी, मनोवैज्ञानिक ज्ञान और मानव श्रम का उपयोग किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? यानी फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। नंबर 1 क्या है? उद्योगों की अवस्थिति के भौतिक कारक क्या है? नंबर 1 क्या है? अनुकूल जलवायु। उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण है, उद्योग की स्थापना महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र का जलवायु उद्योग के लिए उपयुक्त हो। शक्ति के साधन क्या है? उद्योगों के लिए ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता जैसे कि बिजली, पेट्रोल, गैस इत्यादि महत्वपूर्ण है। अब आगे क्या हो जाएगी? कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता जैसे कि खनिज, धातु, खाद। नेक्स्ट चलिए, खनिज, धातु, खाद पदार्थ इत्यादि का होना आवश्यक है। नंबर 1 क्या? उद्योगों की अवस्थिति के मानवीय कारक। श्रम क्या है? पर्याप्त और योग्य कार्यकर्ता की उपलब्धता उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूंजी क्या है? उद्योग की स्थापना और विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, बाजार। उत्पादों को बेचने और खरीदने के लिए एक सक्रिय बाजार का होना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, परिवहन और संचार। उद्योग के लिए सामान्य परिवहन और संचार की सुविधाएं जैसे कि सड़क, रेल, हवाई, टेलीकॉम, बैंकिंग इत्यादि उपलब्ध होना चाहिए। रेल, सड़क, हवाई, टेलीकॉम, बैंकिंग आदि इत्यादि उपलब्ध होना चाहिए। आधारित संरचना क्या है? उद्योगों के लिए उपयुक्त आधारित संरचनाएं यानी आधारित होता है, आधारित संरचना और सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। उद्यमी क्या है? उद्योग की स्थापना, प्रबंध और विकास के लिए उद्यमी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सरकारी नीतियां, सरकार की नीतियां, योजनाएं और नियमों का उद्योगों पर असर होता है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था, लिखने में, टाइप करने में, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी उद्योग इत्यादि। अब आगे क्या है? खनिज आधारित उद्योग, लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीनरी,
पेट्रोलियम उत्पादों के उद्योग पेट्रोलियम उत्पादों के उद्योग प्रमुख भूमिका के आधार पर, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग जिनका उत्पादन दूसरे उद्योगों पर निर्भर करता है, जैसे लोहा और इस्पात, तांबा और एल्युमिनियम, प्रसंस्करण उद्योग, उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादों को उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए बनाते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, सिलाई मशीन उद्योग इत्यादि। अब आगे क्या हो जाएगा, पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग जहां उत्पादन के लिए कम पूंजी निवेश किया जाता है, जैसे कि स्वयं नियोक्ता, छोटे पैमाने पर स्थानिक वस्तुनिष्ठ उद्योग। चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। अब आगे क्या है, बड़े उद्योग जहां उत्पादन के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे कि संगठित सेक्टर के उद्योग। और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या हैं, सरकारी स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग, जैसे कि सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भेल BHEL, गेल GAIL इत्यादि। अब निजी क्षेत्र के उद्योग क्या हैं, जिनका स्वामित्व एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। तो उसके बाद देखो कमेंट आ रहा था जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति या निजी संस्था के द्वारा होता है, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी उद्योग इत्यादि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे है, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर ये आपको अध्ययन करना है। भारी उद्योग क्या है, जो अधिक भार और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि। अब हल्के उद्योग क्या है, जो कम भार और कम स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जैसे कि विद्युतीय उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, कृषि आधारित उद्योग वे, नेक्स्ट देखिए, कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। और प्रमुख उद्योग क्या है, सूती वस्त्र क्या हो जाए, कपास के धागे से बुने जाते हैं, जो फैब्रिक बनाने के लिए उपयोग होते हैं। अब पटसन क्या है, कपास के पट से बने वस्त्र, जैसे साड़ी और दुपट्टा, सलवार कमीज आदि। अब रेशम, सिल्क वस्त्र और कपड़े बुनने के उद्योग। अब क्या है, ऊनी वस्त्र, ऊनी कपड़ों का उत्पादन करने वाले उद्योग। चीनी, गन्ने के रस का शुद्धिकरण करने वाले उद्योग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, वनस्पति तेल, वनस्पतियों से निकाले गए तेलों के उत्पादन करने वाले उद्योग। महत्व क्या है, कृषि आधारित उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इन उद्योगों से निर्मित उत्पादों की मांग बाजार में होती है, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे क्या हुआ कि तेल, सरसों का तेल है, उसका मूंगफली के तेल, ये सब क्या होते बाजार में बिकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट, वस्त्र उद्योग यानी क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज।
भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र यानी कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह उद्योग कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण है और देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन प्रक्रिया: वस्त्र उद्योग में कपास, रेशम, ऊन, रंग और अन्य कच्चे माल का उपयोग किया जाता है जो फैब्रिक बनाने में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट, इन फैब्रिक्स से साड़ी, कमीज, शर्ट, पैंट और अन्य वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। सूती कपड़ा उद्योग क्या है? यानी काटन, काटन माने सूती होता है। काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। प्रारंभिक इतिहास: पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। यानी पहला कारखाना जो है मुंबई में स्थापित किया गया था। कब? 1854 में। 1854 में मुंबई में स्थापित किया पहला कारखाना। मुंबई का है, महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने चरखा काटने और खादी के पहनावे को बढ़ावा दिया, जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट पर क्या है? क्षेत्रीय स्थिति। अब क्षेत्रीय स्थिति क्या है? आरंभिक दौर में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास केंद्रों तक सीमित था। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन और पत्तनों की समीपता ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। अब आगे क्या है? कृषि के आधार पर उत्पादन। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का उपयोग किया जाता है, जो बाजार में सूती धागों में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, कताई कार्य। कताई कार्य महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कताई कार्य क्या है? कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन इसमें बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन की आवश्यकता होती है। आधुनिकीकरण क्या है? सूती कपड़ा उद्योग में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आई है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में अधिक दक्षता और गुणवत्ता हासिल की जा सकती है। अब नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने समस्याएं क्या हैं? प्रॉब्लम फेसिंग द भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने समस्याएं क्या है? प्रॉब्लम्स फेसिंग द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। पुरानी और परंपरागत तकनीक, ये है पहला। तो अधिकांश सूती उत्पादक इसमें पुरानी और परंपरागत तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और प्रोफेशनलिज्म में कमी होती है। आगे क्या है? कपास की पैदावार का कम होना। लंबे रेशे वाली कपास की पैदावार में कमी होना एक बड़ी समस्या है, जो उत्पादन नेक्स्ट देखिए की बढ़ती मांग, उत्पादन की बढ़ती मांग को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। नई मशीनरी का अभाव। उद्योग में नवीनतम मशीनरी का अभाव, जो उत्पादन प्रक्रिया को अद्यतन और अधिक कुशल बनाने में मदद कर सकता है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा। कृत्रिम रूप से उत्पादित वस्त्रों की बढ़ती मांग ने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट क्या है? अनियमित बिजली की आपूर्ति। उद्योग को अनियमित बिजली की आपूर्ति की समस्या है। चलिए नेक्स्ट, समस्या है जिससे उत्पादन में विलंब होता है और उत्पादन की कुशलता प्रभावित होती है। अब कपास उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? यानी मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। अनियमित बिजली की आपूर्ति। कपास उद्योग को अनियमित बिजली की आपूर्ति की समस्या है, जो उत्पादन को प्रभावित करती है और उत्पादकों को नुकसान पहुंचाती है।
नेक्स्ट क्या है, मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता है। उद्योग में मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि कपास की प्रोसेसिंग को और अधिक समय और श्रम से अद्यतन और तेज बनाया जा सके। श्रम का कम निष्पादन, कपास उद्योग में श्रम का कम निष्पादन होना एक बड़ी समस्या है जो कार्यकर्ताओं की आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से हल की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा। कपास उद्योग को सिंथेटिक फाइबर के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन की मांग में कमी हो रही है। इससे उत्पादकों को नए और उन्नत उत्पादों का विकास करने की आवश्यकता है। पटसन यानी जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्रीज। भारत पटसन उद्योग में एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। इस उद्योग में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पटसन बहुत ज़्यादा होता है, जूट। उत्पादन केंद्र, भारतीय पटसन उद्योग अधिकांशतः हुगली नदी के तट पर संकेंद्रित है। अन्य क्षेत्रों में भी यह उद्योग सक्रिय है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और त्रिपुरा, जिससे बोरा बनता है, बोरा। निर्यात क्या है, भारत पटसन के निर्माता होने के साथ साथ बांग्लादेश का भी दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। यह उद्योग विदेशों में भी प्रसिद्ध है और भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्यात आय प्रदान करता है। नेक्स्ट, अभियांत्रिकी विकास। आगे क्या है, अभियांत्रिकी विकास। पटसन उद्योग में अभियांत्रिकी विकास के लिए नए तकनीकी उपाय और मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। इससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उत्पादकता में सुधार हो रहा है। भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों हैं? तो व्हाई आर मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन द इंडिया लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट माने पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन, भारत में सबसे अधिक जूट के उत्पादन का केंद्र पश्चिम बंगाल में है। अब कैसे है, अब देखिए, पानी की आवश्यकता। जूट उत्पादन के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। मजदूरों की उपलब्धता, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सस्ते मजदूर जूट उद्योग में काम करने के लिए प्राप्त होते हैं। निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोलकाता के बंदरगाह से पटसन उत्पादों की निर्यात की जाती है। परिवहन की सुविधा, क्या है वो, रेलवे, रोडवेज और जल परिवहन के माध्यम से कच्चे माल की सुविधाजनक पहुंच है। अब वित्तीय सुविधाएं क्या है, कोलकाता में बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थान हैं जो उद्योग को सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत के जूट उद्योग के समक्ष चुनौतियां यानी चैलेंजेस फेसिंग द जूट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब क्या है, कृत्रिम रेशों की चुनौती। जूट उद्योग को कृत्रिम रेशों से बनाई गई चीज़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना है। बाजार में कीमत की चुनौती, कृत्रिम रेशों से बनी चीज़ें सस्ती होती है, जिससे जूट उत्पादों को मार्केट में बेचने से चुनौती होती है, यानी मार्केट में बेचने में चुनौती होती है। खेती के व्यय में बढ़ोतरी, जूट की खेती के लिए अधिक व्यय की आवश्यकता होती है, जो उत्पादन की लागत को बढ़ाता है। अब विदेशी स्पर्धा क्या है,
विदेशी बाजारों में कृत्रिम रेशों से बनी चीज़ों की महज उपलब्धता के कारण भारतीय जूट उत्पादकों को विदेशी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश के जूट उत्पादकों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत होना भारतीय उत्पादकों के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्री क्या है? भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। पहला स्थान गुड़ खंडसारी का है। चीनी मिलें भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में चीनी मिलें स्थित हैं। अब आगे क्या है? मिलों का विस्तार। पिछले कुछ वर्षों में चीनी मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में चीनी की बढ़ी मिलों के कारण यानी रीजन्स फॉर इंक्रीज्ड शुगर मिल्स इन साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। गन्ने में सुक्रोज की अधिक मात्रा। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में गन्ने की उत्पादकता में सुक्रोज की अधिक मात्रा होती है, जिससे चीनी के उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अब आगे क्या है? ठंडी जलवायु। इन क्षेत्रों में ठंडी जलवायु होती है और चीनी की उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। ठंडे मौसम में गन्ने का अधिक उत्पादन होता है, जिससे चीनी की मिलों की कार्यक्षमता बढ़ती है। सहकारी समितियां। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में सहकारी समितियां चीनी के उत्पादन में अधिक सफल होती हैं। ये समितियां किसानों को तकनीक की सहायता, बीज और अन्य सुविधाएं प्रदान करके चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में चीनी उद्योग के प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? चैलेंजेस फेसिंग द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। मौसमी प्रकृति का होना। चीनी उद्योग मौसमी प्रकृति का है और मौसम की अनियमितता इसे प्रभावित कर सकती है। बारिश की कमी या अधिक ठंडी या गर्मी उत्पादन पर असर डाल सकती है। कम उत्पादन प्रति हेक्टेयर। भारत में गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है, जिससे उत्पादकता में चुनौती होती है। अब इसके बाद फिर पुरानी मशीनों का होना। बहुत से कारखानों में पुरानी मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिससे उत्पादकता में कमी और विकास में अवरोध हो सकता है। अब खोई का अधिकतम इस्तेमाल। कुछ क्षेत्रों में खोई का अधिक इस्तेमाल होता है, जो मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और उत्पादन में कमी ला सकता है। अब परिवहन के साधनों की कमी। कुछ क्षेत्रों में परिवहन के साधनों की कमी होती है, जिससे गन्ने को समय पर कारखानों में पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। खनिज आधारित उद्योग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जो खनिज और धातुओं का उपयोग करते हैं और इन्हें कच्चे माल के रूप में प्रसंस्कृत करते हैं। वे उद्योग खनिज संपत्ति के विकास और उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज आधारित उद्योग विभिन्न प्रकार की खनिज सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, रेत, पत्थर, जीरोन और अन्य खनिज आधारित उद्योग के चलिए आगे उदाहरण क्या है? खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण क्या हैं? लोहा और इस्पात उद्योग। इस्पात और लोहे के उद्योग
खनिज आधारित हैं जो लोहे और इस्पात को कच्चे माल के रूप में प्रसंस्कृत करते हैं। सोना और चांदी उद्योग क्या है? सोना और चांदी के उद्योग खनिज सोने और चांदी को उत्पादन करते हैं जो फिर गहनों, सिक्कों और अन्य आभूषणों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कांस्य उद्योग क्या है? तांबे और कांसे के उद्योग तांबे और कांसे की प्रसंस्कृत खनिज सामग्री का उपयोग करते हैं जो अलायन के लिए, धातु ग्रहण के लिए और चलिए और आगे नेक्स्ट देखिए, आभूषण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब आगे कांस्य उद्योग तांबे और कांसे के उद्योग तांबे और कांसे की प्रसंस्कृत खनिज सामग्री का उपयोग करते हैं जो आलायन के लिए, धातु ग्रहण के लिए और औद्योगिक उत्पादों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एल्युमिनियम उद्योग क्या है? एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 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 उद्योग एल्युमिनियम की उत्पादन करते हैं जो विभिन्न उद्योगों में उपयोगी होता है जैसे कि विमानन, गाड़ियों, कंटेनर आदि। नेक्स्ट क्या है? सीमेंट उद्योग सीमेंट की उत्पादन करते हैं, सीमेंट की उत्पादन करते हैं जो निर्माण के उद्देश्यों के लिए उपयोगी होता है। सीमेंट जानते हो, घर बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग, घर बनाने में, पुल बनाने में और निर्माण में, सड़क बनाने में, तमाम स्थानों पर क्या होता है? सीमेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब लौह तथा इस्पात उद्योग क्या? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आधारभूत उद्योग। लौह तथा इस्पात उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत उद्योगों में से एक हैं। यह उद्योग भारी, हल्के और मध्य उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपादानों का अनुपात इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 होता है। इन उपादानों का यह संयोजन उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, भारत ने वर्ष 2016 में 956 लाख टन इस्पात का भारत ने वर्ष 2016 में 956 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया जिससे यह संसार में कच्चे इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर था। भारतीय इस्पात उद्योग अधिकतर स्पंज लौह का उत्पादन करता है। बिक्री और वितरण क्या है? लौह और इस्पात के उत्पादों की बिक्री सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम द्वारा की जाती है। इसके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण वितरक है। संकेंद्रण क्षेत्र भारत के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में लौह तथा इस्पात के उद्योग का अधिकांश संकेंद्रित है। यह प्राकृतिक संशोधन और विकास शुरू करने के लिए सुविधाजनक अवसर है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की अधिकतम सांद्रता होने के कारण ड्यू टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन छोटा नागपुर प्लाट्यू रीजन। तो लौह अयस्क की कम लागत छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह अयस्क की कम लागत होने के कारण यहाँ उत्पादन को अधिक मुनाफा वसूल बनाया जा सकता है। और नज़दीक में उच्च श्रेणी के कच्चे माल। नेक्स्ट देखिए, नज़दीक में उच्च श्रेणी के कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता और अनुकूल गुणवत्ता वाले लौह और इस्पात कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। सस्ते श्रम की उपलब्धता, इस क्षेत्र में सस्ते श्रम की उपलब्धता है जिससे कम लागत होती है और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है। घरेलू बाजार में विशाल विकास क्षमता, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के पास घरेलू बाजारों में विशाल विकास क्षमता है जिससे उत्पादों को बेचने में आसानी होती है और उद्योग का विकास होता है। अब नेक्स्ट,
भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग पूर्ण विकास न हो पाने के कारण रीजन्स फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नॉट बीइंग फुली डेवलप्ड इन इंडिया। कोकिंग कोल की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता के कारण लौह और इस्पात उद्योग में उत्पादन को विस्तारित करने में कठिनाई होती है। श्रम की कम उत्पादकता। भारत में लौह और इस्पात उद्योग में श्रम की कम उत्पादकता है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अब क्या है देख सकते हैं, फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति के कारण लौह और इस्पात उद्योग में उत्पादन में अवरोध होता है और कार्य क्षमता प्रभावित होती है। कमज़ोर बुनियादी ढांचा क्या है? भारत में लौह और इस्पात उद्योग के कमज़ोर बुनियादी ढांचा के कारण तकनीकी उन्नति और उत्पादन की गुणवत्ता पर प्रतिबंध होता है। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहे जाने के कारण रीजन वाइड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। अन्य उद्योगों के लिए आवश्यकता। आगे क्या है? अन्य उद्योगों के लिए आवश्यकता। लोहा और इस्पात उद्योग कई अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक है, जैसे कि चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि। मशीनरी की प्रदान। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों को मशीनरी प्रदान करते हैं, जिससे वे उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं और औद्योगिक प्रक्रियाओं को सुधार सकते हैं। लोहा क्या है? लोहे सारी मशीनें बनती हैं, इसलिए यही बता रहा है इसमें। अब औद्योगिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण। लोहा और इस्पात उद्योग देश की औद्योगिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योग विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। रोजगार की संभावना। लोहा और नेक्स्ट देखिए अब रोजगार की संभावना। लोहा और इस्पात उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, जिससे रोजगार की समस्या को समाधान किया जा सकता है। लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहे जाने के कारण रीजन वाइड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री। अन्य उद्योगों की आवश्यकता। कई अन्य उद्योग जैसे कि चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग लोहे और इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं, क्योंकि वे इस्पात और लोहे का उपयोग अपनी मशीनरी और उत्पादों के निर्माण में करते हैं। अब नेक्स्ट, लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहे जाने के कारण रीजन्स वाइड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री। अन्य उद्योगों की आवश्यकता। मैंने इसको पढ़ दिया हूँ। चलिए फिर देख लेते हैं। अन्य चीनी उद्योग जैसे चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग लोहे इस्पात पर निर्भर है, क्योंकि वे इस्पात और लोहे का उपयोग अपनी मशीनरी और उत्पादों के निर्माण में करते हैं। औद्योगिक प्रगति की कल्याणकारी भूमिका। लोहा और इस्पात उद्योग देश की औद्योगिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये उद्योग बुनियादी और उन्नत उत्पादों की विनिर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, रोजगार की संभावना। लोहा और इस्पात उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। महत्वपूर्ण उत्पादों का निर्माण। इस्पात और लोहा उद्योग विभिन्न उत्पादों जैसे स्टील, इंजीनियरिंग औजार, निर्माण सामग्री, यांत्रिक उपकरण आदि का निर्माण करते हैं, जो अन्य उद्योगों में उपयोग होते हैं। एल्युमिनियम प्रगलन क्या है? एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। अब आगे क्या है? एल्युमिनियम प्रगलन का महत्व। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह धातु बहुत से उपयोगी उत्पादों का निर्माण करने में उपयोगी होता है। अब विशेषताएं और उपयोग। एल्युमिनियम हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है, इसलिए यह उद्योग विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोगी है।
संयंत्रों का स्थान भारत में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। यानी एल्युमिनियम मिर्ज़ापुर सोनभद्र के पास भी एक लगा है कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना है। इसके बाद क्या है, स्थापना की आवश्यकताएं। नियमित ऊर्जा की पूर्ति उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है। इसके बाद एल्युमिनियम प्रगलन के लिए नियमित ऊर्जा की पूर्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ ऊर्जा की प्रभावी उपयोग के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता। एल्युमिनियम प्रगलन के लिए कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। उद्योग को उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए यह आवश्यक है। अब आगे क्या है, भारतीय घरेलू उत्पाद में भागीदारी। भारत में रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। आकार की दृष्टि से स्थान। भारत में रसायन उद्योग एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और वैश्विक दरवाजे से देखें तो यह 12वें स्थान पर है। प्रकार और उत्पादन। भारत में कार्बन और अकार्बन रसायनों का उत्पादन होता है। अब कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन उत्पादों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि के निर्माण में प्रयोग नेक्स्ट देखिए किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में क्या? अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल होते हैं। ये रसायन विभिन्न उद्योगों में उपयोग के लिए होते हैं। उर्वरक उद्योग यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। मुख्य उर्वरक उद्योग मुख्यतः नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे कि यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक और अमोनिया फास्फेटिक के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। ये उर्वरक कृषि में पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। पोटेशियम के भंडार। भारत में पोटेशियम युक्तों के भंडार की कमी है, इसलिए हम पोटाश का आयात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, उद्योग का विस्तार। हरित क्रांति के बाद उर्वरक उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ। यह उद्योग कृषि के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवश्यकताएं क्या है? पोटेशियम के भंडार। पोटेशियम युक्तों के भंडार की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक उद्योग की मदद की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन के लिए विस्तार। उर्वरक उद्योग का विस्तार कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमेंट उद्योग यानी सीमेंट इंडस्ट्री। कच्चे माल की आवश्यकता। सीमेंट उद्योग के लिए भारी और स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। ऊर्जा और परिवहन की आवश्यकता। सीमेंट उद्योग के लिए ऊर्जा और परिवहन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए कोयला और विद्युत की आपूर्ति की जरूरत होती है। देख सकते हैं साथियों, इसमें सब कुछ मैंने कवर किया हूँ। निर्माण कार्यों में उपयोग। सीमेंट उद्योग मुख्य उपयोग निर्माण कार्यों में होता है। उद्योग की स्थापना। सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में स्थापित की गई हैं क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापार की आर्थिक उपलब्धता है। यानी सीमेंट कारखाना मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा हैं, गुजरात में है, महाराष्ट्र में पाएंगे। हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण है। क्यों? यानी डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री भाई। अब क्या है, भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। सीमेंट उद्योग का विकास भवन, फैक्ट्रियाँ, सड़कें, पुल, बांध और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट गुणवत्ता का उत्पादन, हमारा सीमेंट उद्योग उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है जो निर्माण कार्यों में दूरदर्श और टिकाऊ संरचना गारंटी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग, भारतीय सीमेंट उद्योग के उत्पादों की मांग अफ्रीकी देशों में भी बढ़ रही है, जिससे उद्योग का विकास और मानव संसाधनों की उपयोगिता में सुधार हो रहा है। नेक्स्ट है क्या है, मोटर गाड़ी उद्योग यानी ऑटोमोबाइल्स, यानी जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं, निर्माण होता है। व्यक्तिगत और वाणिज्यिक यातायात के लिए आवश्यक मोटर गाड़ी उद्योग यात्रियों और सामान में के तीव्र परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत और व्यापारिक यातायात के लिए महत्वपूर्ण साधन है। नए और आधुनिक मॉडलों की मांग, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप नए और आधुनिक मॉडलों की मांग मोटर गाड़ी उद्योग में बढ़ी है। लोग अधिक उन्नत और सुरक्षित वाहनों की तलाश में हैं। नेक्स्ट, उद्योग का स्थानीयकरण, मोटर गाड़ी उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, देख सकते हैं कहाँ कहाँ कारखाना है इसका। मोटर गाड़ी उद्योग दिल्ली, गुड़गांव में बहुत बड़ा कारखाना है, कंपनी। गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई जैसे बड़े शहरों के आसपास स्थित है। यहाँ उद्योग का स्थानीयकरण होने से रोजगार और आर्थिक विकास में सहायक होता है। भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि करने के कारण, यानी लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया लीड टू इमेंस ग्रोथ इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप नए और आधुनिक मॉडलों के वाहनों का बाजार बढ़ा है। नेक्स्ट, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप नए और आधुनिक मॉडलों के वाहनों का बाजार बढ़ा है। व्यक्तिगत और व्यापारिक यातायात के लिए लोग अधिक उन्नत और सुरक्षित वाहनों की तलाश में हैं। मांग में वृद्धि, कहते नहीं, जो गाड़ी पेट्रोल कम खा रही है उसको लेती है, जो गाड़ी डीजल कम खाती है उसको लेते हैं, नई जो निकलती हैं, जिससे पैसे की बचत हो सके और कमाई अधिक हो सके। वाहनों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। यात्रा और व्यापार में वृद्धि के साथ कार, स्कूटर, स्कूटी, बाइक और ऑटो रिक्शा की मांग में वृद्धि हुई है। पहले जो ऑटो रिक्शा चलते थे ये बैटरी वाले, वो जो है कम एवरेज दे, अब जो है ऑटो रिक्शा चले हैं वो ज़्यादा एवरेज दे रहे हैं। यानी बैटरी एक बार चार्ज कर लेने पर करीब मान चलिए कि 150 से 200 किलोमीटर वाले भी अब निकल चुके हैं ऑटो रिक्शा बैटरी वाले, जो नए निकले हैं। अब इसके बाद क्या है, प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उद्योग विश्वस्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। यह नई तकनीकी और उत्कृष्ट डिजाइन के वाहनों का निर्माण करने में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मदद करता है। उत्पादकता की वृद्धि, भारत में अब 15 कार कंपनियां 14 स्कूटर, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा की निर्माण करती हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, उत्पादों की विविधता। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरण। ये उत्पाद सूचना और संचार क्षेत्र के लिए, चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु के विकास, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु का विकास हुआ है। यहाँ पर सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग में बहुत अच्छा विकास हुआ है और यहाँ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उत्पादों का निर्यात किया जाता है।
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोजगार के स्रोत, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के रूप में प्राप्त होते हैं। विदेशी मुद्रा का आयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विदेशी निवेश को आकर्षित करता है और विदेशी मुद्रा का आयोजन करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है जिससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है जो नई और विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले रोजगार के अवसर प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा और उच्च आंकड़े संचार सुविधाओं के साथ प्रदान करते हैं जो इन्हें अधिक उत्कृष्टता और उत्पादकता के साथ काम करने में मदद करता है। अब प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यानी तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण क्या है? कारखानों और तापीय संयंत्रों से गर्म जल का नदियों में निकलना, यानी नदी में जाएगा जल तो दूषित हो जाएगा, जीवों पर प्रभाव पड़ेगा गर्म जल जाएगा तो। अब इसलिए बहुत नियंत्रण करना चाहिए, उसको शोधन करके तब छोड़ना चाहिए नदियों में। अब कचरा जो है उसको जो है सही करके तब जो है नदियों में छोड़ना चाहिए उसका पानी, जिससे जल दूषित न हो। परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों द्वारा भी तापीय प्रदूषण का उत्सर्जन होता है। जल प्रदूषण क्या है? औद्योगिक कचरे, कार्बनिक और अकार्बनिक के उत्सर्जन से प्रदूषण। पेपर, रासायनिक, वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योगों के द्वारा जल प्रदूषण का उत्सर्जन होता है। अब ध्वनि प्रदूषण, सुनने की क्षमता पर असर डालता है, हृदय की गति और रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनता है। वायु प्रदूषण, उद्योगों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन। धुआं निकलने के लिए रासायनिक, पेपर, ईंट भट्ठों और रिफाइनरी द्वारा वायु प्रदूषण होता है। जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलते हैं उसके द्वारा वायु प्रदूषण हो जाता है। अब आगे क्या है? उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय, वेरियस मेजर्स टेकन बाय इंडस्ट्री टू। अब आगे क्या है? अब प्रदूषित जल का प्रबंध, प्रदूषित जल को नदियों में न बहाने के लिए निगरानी और जल पुनरुत्पादन के लिए उपाय अपनाए जा सकते हैं। जल का साफ करना, जल को साफ करके प्रवाहित करने से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जल विद्युत का प्रयोग, जल विद्युत के उपयोग से प्रदूषण को कम किया जा सकता है और उपयोगिता भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट, कम ध्वनि का उपयोग। कम ध्वनि का उपयोग में क्या आता है? उद्योगों में कम ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनरी का उपयोग करने से आसपास के पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। यही बहुत सी मशीनें क्या होती हैं, बहुत तेज़ चलती है जिससे आवाज़ होती है। अब बहुत सी मशीनें चलती हैं लेकिन उसमें आवाज़ नहीं होती, तो उसका जो आवाज़ नहीं होती उसका उपयोग करेंगे तो कम ध्वनि प्रदूषण होगा। भारत में पर्यटन के बढ़ते महत्व, ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, तेज़ी से बढ़ता उद्योग। पर्यटन उद्योग भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है और यह तृतीय का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ उद्योग है। रोजगार के स्रोत, पर्यटन उद्योग कुल 2500 लाख नौकरियां प्रदान करता है जो कि अन्य क्षेत्रों से अधिक है। राजस्व का बड़ा हिस्सा, पर्यटन उद्योग कुल घरेलू उत्पाद का 40% राजस्व प्रदान करता है।
जिससे देश के आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उद्योगों और व्यापार में वृद्धि का कारक। आगे क्या है, पर्यटन के विकास से उद्योगों और व्यापार में वृद्धि होती है, जिससे अन्य उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। आगे क्या है, आधारभूत ढांचे में सुधार। पर्यटन के विकास से देश के आधारभूत ढांचे में सुधार होता है, जैसे कि सड़कों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों का विकास। अंतर्राष्ट्रीय बंधुता को बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय बंधुता को बढ़ावा। पर्यटन के माध्यम से विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बंधुता को बढ़ावा मिलता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों का स्रोत बनता है। अब नए रूपों का प्रचलन क्या है, हाल में वर्षों में पर्यटन उद्योग में मेडिकल टूरिज्म जैसे नए रूपों का प्रचलन बढ़ा है। नेक्स्ट, अब क्या है, आधारभूत ढांचों में सुधार होता है, जैसे कि सड़कों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों का विकास। अंतर्राष्ट्रीय बंधुता को बढ़ावा। पर्यटन के माध्यम से विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बंधुता को बढ़ावा मिलता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों का स्रोत बनता है। जैसे यहाँ से लोग विदेश जाएंगे, विदेश के लोग यहाँ आएंगे तो क्या बनेंगे, संबंध बनेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे, मित्रता वाले संबंध बनेंगे, वही बता रहा है। अब आ क्या है, नए रूपों का प्रचलन। हाल में वर्षों में पर्यटन उद्योग में मेडिकल टूरिज्म जैसे नए रूपों का प्रचलन बढ़ा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। नेक्स्ट, अब साथियों अब देख सकते हैं, इसमें मैंने लिख दिया हूँ साफ साफ, यानी क्लास 10th चैप्टर 6 भूगोल, विनिर्माण उद्योग नोट्स पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको यह शुभ रहे आपके लिए। साथियों, मैंने एग्जाम से पहले ये सब पढ़ा दे रहा हूँ, अध्ययन करा दे रहा हूँ, ताकि आपके लिए ये शुभ हो नोट्स, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ कवर किया गया है। चलिए, अब थोड़ा और लिखा हूँ क्या है, अब इसको भी अध्ययन कर लीजिए आप। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस पार्टी ने 1952 से 1967 तक लगातार 3 आम चुनाव में जीत हासिल करके एक प्रभुत्व स्थापित किया था। इस अवधि को कांग्रेस प्रणाली के रूप में जाना जाता है। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस प्रणाली को गंभीरता चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो साथियों, ये नोट्स हुआ पूरा। और इसमें एक और पूछता है, मैं उसको भी अध्ययन करा। जैसे प्राथमिक पूछता है, प्राथमिक सेक्टर क्या है, प्राथमिक में क्या आता है, प्राथमिक में कृषि आती है, कृषि पहला स्थान जो है कृषि को मिला है। अब फिर पूछता है द्वितीयक सेक्टर क्या है, द्वितीयक क्या होता है, तो ये होता है क्या, ये होता है उद्योग या उद्योग लिख लीजिए, उद्योग। और तीसरा सेक्टर क्या है, तृतीय ये होता है सेवा यानी नौकरी। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, लोग पहले स्थान पे नौकरी को चुनते हैं। अब कृषि जो पहले स्थान था वो अब तीसरे स्थान पे जा चुका है, तो इसका आपको अध्ययन कर लेना है। लेकिन जो इसमें दिया हुआ है, पहला स्थान कृषि को ही बढ़ावा मिलता है, द्वितीय में क्या है, और उद्योग को बढ़ावा मिलता है, तृतीय में सेवा क्षेत्र नौकरी को बढ़ावा मिलता है। तो इसका भी अध्ययन आप कर लीजिए। तो साथियों, ये वीडियो हो पूरा, और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। साथियों, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ अब चलिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।